गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से बायोलॉजी की एक नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बायोलॉजी जिसमें अपन सेल पढ़ रहे थे, जो बीच में अटक गया था, है ना, बीच में उसकी क्लासें नहीं आ पा रही थी, लेकिन फिर से मैंने आपको बताया है कि हमारे चैनल पर सभी क्लास को एक साथ मैं लूँगी, सारा सब्जेक्ट में एक साथ पढ़ाऊँगी। जैसे संविधान भी चलेगा, बायोलॉजी भी चलेगा, हिंदी भी चलेगा, मैथ्स भी चलेगा, प्लस जो सर हमारे यहाँ ले रहे हैं वो क्लास तो चलेंगी ही चलेंगी। तो इसी कारण से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज फिर से अपन बायो ही पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट बायो की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था सेल, है ना, सेल ही देख रहे थे। और सेल में कहाँ तक पहुँच चुके थे? सेल में न्यूक्लियस कवर हो गया था हमारा। अच्छा बताओ, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं ये आपको पता है? न्यूक्लियस को हिंदी में कहा जाता है केंद्रिका या फिर केंद्रक। तो केंद्रक की खोज की किसने थी? मैंने एक ट्रिक बताया था आपको। केंद्रक कौन से कलर का होता है? केंद्रक भूरा कलर का होता है। तो भूरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्राउन कहते हैं। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्या बताया था मैंने केंद्रक के बारे में? और केंद्रक में 90% प्रोटीन पाया जाता है और बचा 10%, इसमें DNA RNA ये सारा कुछ होता है। ठीक है, तो ये होता है केंद्रक। और केंद्रक का वर्क क्या होता है? कोशिका के जो बाकी पार्ट है, बाकी ऑर्गन्स है, उसको ऑर्डर देने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसी कारण से न्यूक्लियस को कोशिका का केंद्रक कहा जाता है। आई मीन जो केंद्रक है उसको कोशिका का कंट्रोलर कहा जाता है या फिर कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी जितने भी ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। तो ये सारा कुछ हमारा हो चुका था। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रक है वो बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल तो कर सकता है, ऑर्डर तो दे सकता है, लेकिन अगर बाकी ऑर्गन्स उसकी बात मानने से मना कर दे तो उनको पनिश नहीं कर सकता। पनिश करने का काम कौन करता है? तो पनिश करने का काम जो है लाइसोसोम करता है, और इसी लाइसोसोम के बारे में हमको जानना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अपन क्या देख रहे हैं? कोशिका। और कोशिका में अपन क्या क्या देख चुके हैं? तो हम देख चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी बॉडी भी देख चुके हैं अपन, और क्या क्या देख लिए हैं? सेंट्रोसोम हमने देख लिया है, न्यूक्लियस भी हमने देख लिया है, और वैक्यूल्स भी हमने कवर कर लिया है। अभी अपन देख रहे हैं लाइसोसोम के बारे में, है ना। देखो लाइसोसोम ये क्या होता है? ये जज है इन सब का। ये जो लाइसोसोम है ना, ये एक अलग ही बुद्धि का होता है। ठीक है, सबसे अलग बुद्धि का, थोड़ा सनकी टाइप का होता है। सनकी टाइप का होता है मतलब क्या? जैसे देखो, अगर किसी ने आके, जैसे न्यूक्लियस ही आकर इसके पास शिकायत कर देता है बाकी ऑर्गन्स का कि बाकी ऑर्गन्स जो है सही से अपना काम नहीं कर रहे, तो ये जो लाइसोसोम है ना, ये बाकी ऑर्गन से नहीं पूछेगा कि क्या न्यूक्लियस सही बोल रहा है। वो बस एक बार न्यूक्लियस अगर शिकायत कर दिया तो बस सबको मार देता है, सीधा जला करके मार देता है। अलग ही अजीब बुद्धि का होता है ये। ठीक है, अब समझना, ये जो लाइसोसोम है ना, इसके पास एक एंजाइम होता है। एंजाइम मतलब कौन सा एंजाइम? उसका पूरा नाम होता है अम्लीय हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, ये किसके पास होता है? ये जो है लाइसोसोम के पास होता है। लाइसोसोम के पास एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहा जाता है? अम्लीय हाइड्रोलेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ना, इसमें बहुत पावर रहता है। अगर ये इस अम्लीय का, इस एंजाइम का थोड़ा सा भी किसी के ऊपर भी छिड़क देना तो तुरंत वहीं पर जल करके मर जाएगा। इसी कारण से जो लाइसोसोम है उसको आत्महत्या की थैली भी कही जाती है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ आया? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम पाया जाता है जिसमें इतनी पावर होती है कि वो किसी के ऊपर भी अगर छिड़क दे तो तुरंत वहां पे मर जाएगा। ठीक है, इसी कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। होता क्या है एक्चुअल में? देखो, जैसे कि बाकी ऑर्गन्स हैं, मान लो किसी दिन स्ट्राइक पे चले गए कि हमारा मूड नहीं है आज काम वाम करने का, आज हम लोग संडे मनाएंगे। ठीक है, तब बेचारा न्यूक्लियस जो केंद्रिका है, जो केंद्रक है, वो उसको समझाएगा प्यार से कि भाई तुम लोग छुट्टी नहीं मना सकते, तुम लोग की जिंदगी में संडे नामक चीज ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने छुट्टी मना लिया तो जिसके शरीर में तुम हो वो बेचारा तो निपट जाएगा ना। तो इसलिए तुम लोग को छुट्टी नहीं मिल सकती, अपना अपना काम समय पर करो। लेकिन जब बाकी ऑर्गन्स एकदम जिद पे अड़ जाते हैं कि हम आज स्ट्राइक करेंगे तो करेंगे, हमने काम नहीं करना तो नहीं करना, तो इस टाइम पे न्यूक्लियस समझाता है, नहीं मानते हैं बात, तब न्यूक्लियस के पास तो कोई चारा ही नहीं बचता। तब वो जाता है लाइसोसोम के पास और लाइसोसोम को बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं समझा कर थक गया, मान नहीं रहे हैं कोई। तब लाइसोसोम सनकी ठहरा पहले से, सीधा अपना निकालता है एंजाइम को, जो जो कोशिका बोले उनके ऊपर ऐसे ऐसे करके छिड़क देता है, तो तुरंत उन लोग वहीं पर निपट लेते हैं। फिर अब तुम छुट्टी मनाते रहो बेटा।
ये वाला चीज होता है। तो ये होता है लाइसोसोम, सबके आत्महत्या का कारण बन जाता है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही जाती है। क्लियर है? तो आत्महत्या की थैली किसे कही जाती है? लाइसोसोम को कही जाती है। क्यों कही जाती है समझ आ गया? अब समझना, ये जो ऑर्गन्स है ना कोशिका के अंदर में, इनके अंदर में प्रॉपरली गैप होना जरूरी है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर से जोड़ दिया है ना, ये जुड़ा नहीं होना चाहिए, इनके बीच में प्रॉपरली यहाँ पर गैप होना चाहिए, तभी ये जो है क्या कर सकता है, अगर इसमें गैप रहेगा तभी सही से रह सकते हैं। अगर देखो कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर उनके बीच में ये जो गैप दिख रहे हैं ना, अगर ये बीच में गैप नहीं रहेगा तो ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, क्या टकराएंगे ही ना। तो इसी में लाइसोसोम भी है, तो सबसे टकराएंगे, जब सब टकराते टकराते लाइसोसोम से भी आकर अगर कोई टकरा गया गलती से तो लाइसोसोम तो फूट जाएगा, और जैसे ही लाइसोसोम फूटेगा वो पूरा सभी कोशिकाओं को जला देगा, क्योंकि लाइसोसोम में क्या भरा हुआ है, लाइसोसोम में एंजाइम भरा हुआ है। अब लाइसोसोम जब फूटेगा तो उसमें जो एंजाइम भरा हुआ है वो भी पूरी तरह से फैल जाएगा, और जैसे ही एंजाइम फैलेगा बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे तो ऐसे ही जल जाएंगे। तो इसी कारण से कहा गया है कि ये जो जितने भी कोशिका दिख रहे हैं ना, कोशिका दिख रहे हैं, ऑर्गन्स दिख रहे हैं, इनके बीच में प्रॉपर गैप होना जरूरी है। अब ये गैप कैसे हो, तो इसीलिए जब भगवान बना रहे थे ना तो भगवान ने दिमाग लगाया, इनके बीच में गैप हो, इस कारण से भगवान ने क्या किया, इनके बीच बीच में कुछ इस प्रकार से पानी भर दिया। ठीक है, एक गाढ़ा पानी जिसको द्रव्य कहा जाता है। इनके बीच में एक एक ऑर्गन्स है, इनके बीच में बहुत सारा पानी भर दिया, गाढ़ा पानी, जिसको क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। और इस द्रव्य को ही क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका में भरा हुआ है, एकदम सिंपल सा चीज है, क्योंकि कोशिका में द्रव्य भरा हुआ है, इसी कारण से इसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और कोशिका को क्या कहा जाता है भाई, बायोलॉजी भाषा में साइटो कहा जाता है, बताया था ना मैंने। इसी कारण से इस कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्लियर? कोशिका के अंदर में जो द्रव्य भरा हुआ है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोशिका के अंदर में भरा हुआ है, और इंग्लिश में कोशिका को साइटो कहते हैं, इसी कारण से इंग्लिश में इसका नाम हो गया साइटोप्लाज्मा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखो हर एक ऑर्गन्स के बीच में इस टाइप से जब कोशिका द्रव्य भरा है, मतलब समझो पानी, एक गाढ़ा पानी भरा हुआ है, तब वो तो सारे के सारे पानी में तैरने लगेंगे ना, वो टकराएंगे कैसे एक दूसरे से, टकराएंगे फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में उनकी पानी है। समझ रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा जो अचार होता है, इसमें इस कारण से भी ये द्रव्य भरा जाता है ताकि ये जो ऑर्गन्स हैं वो सूख कर ना मर जाएं, ये सूख कर भी मर जाते हैं। जैसे माताएं घर में आम का अचार बनाती हैं या कोई भी सभी अचार बनाती हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा जिसमें अचार को भर कर रखती हैं उसमें अचार से ज़्यादा तो तेल भरा हुआ रहता है, ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा तेल भरा हुआ रहता है। कारण क्योंकि अगर उसमें तेल भरा रहेगा ना तो अचार जितने दिन तक, जितना ज़्यादा उसमें तेल होगा उतना सेफ रहता है, वो उतना सुरक्षित रहता है, फफूंद नहीं लगता उसमें क्योंकि वो सूखता ही नहीं है, फिर उसको टाइट ढक्कन में बंद करके रख दिया जाता है। तो यही काम यहाँ भी होता है ताकि जो कोशिकाएं हैं वो आपस में टकराए नहीं, जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में टकराए नहीं, इसी कारण से हर एक ऑर्गन्स के बीच में क्या कर दिया जाता है, गाढ़ा पानी भर दिया जाता है, और उसी पानी को द्रव्य कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर में है ना, इसलिए इसको कोशिका द्रव्य कह दिया जाता है। क्लियर? तो कोशिका द्रव्य किसको कहा जाता है, कोशिका में जो द्रव्य भरा जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि ऑर्गन्स एक दूसरे से ना टकराएं। क्लियर? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इन्होंने क्या किया, कोशिका द्रव्य भी भर दिया। अब वैज्ञानिक चैन से कहाँ बैठने वाले हैं, वैज्ञानिक कुछ ना कुछ तो उनके चलते रहता है ना दिमाग में, कुछ ना कुछ चलना ही है, तभी वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। अब देखो उन्होंने क्या किया कि हाँ सारा कुछ तो ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है ना उसको निकाल कर बाहर ले आए यहाँ पर, हाँ ये न्यूक्लियस है भाई, अब इस न्यूक्लियस में भी मेरे को कुछ कुछ दिख रहा है, वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि इस न्यूक्लियस में भी मेरे को कुछ कुछ दिख रहा है, इस केंद्रक के बीच में भी कुछ कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तो इस केंद्रक के बीच में डीएनए भरा हुआ है, आरएनए भरा हुआ है, क्रोमोसोम भरा हुआ है, और भी बहुत कुछ भरा हुआ है। तो अब ये भी तो आपस में टकरा सकते हैं ना, तो अगर ये भी आपस में टकरा गए मतलब ये भी टूट जाएंगे। तो इसी कारण से भगवान ने क्या किया, इस न्यूक्लियस के अंदर में भी बहुत सारा द्रव्य भर दिया, वही लिक्विड को भर दिया ताकि डीएनए आरएनए से ना टकराए, क्रोमोसोम से ना टकराए, ठीक है। इसी कारण से इस केंद्रक के अंदर में भी द्रव्य भर दिया। तो इसी कारण से, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हिंदी में, केंद्रक कहते हैं ना, और केंद्रक के अंदर में ये द्रव्य भर रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया केंद्रिका द्रव्य। क्या नाम दे दिया? केंद्रिका द्रव्य। क्लियर है? याद रहेगा?
कोशिका के अंदर में जो द्रव्य भरा गया उसको कोशिका द्रव्य कह दिया गया। केंद्रक के अंदर में द्रव्य भरा गया इसलिए इसे केंद्रिका द्रव्य कह दिया गया। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, इसमें मैं बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होते देखी हूँ, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं। हर चीज आपका क्लियर होना चाहिए। तो समझ आ गया कोशिका द्रव्य क्या है और केंद्रक द्रव्य क्या है। जो द्रव्य केंद्रक में भरा है वो केंद्रिका द्रव्य है, जो द्रव्य कोशिका में भरा है वो कोशिका द्रव्य है। क्योंकि कोशिका को बायोलॉजी भाषा में साइटो कहते हैं, इसलिए इंग्लिश में उस द्रव्य को साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। वैसे ही जो केंद्रिका है इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, इसीलिए इसमें जो द्रव्य भरा गया है उसको हिंदी में तो केंद्रिका द्रव्य कह दी, लेकिन इंग्लिश में उसको न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है। क्लियर? न्यूक्लियस से न्यूक्लियोप्लाज्मा, साइटो से साइटोप्लाज्मा। क्लियर है? तो केंद्रिका द्रव्य केंद्रक में होगा और कोशिका द्रव्य कोशिका में होगा। ठीक, तो क्योंकि केंद्रक के अंदर में भी बहुत सारी चीजें थी ना, वैज्ञानिकों ने देखा, तो इसमें भी कुछ द्रव्य भर दिए जिसको बोल दिया गया केंद्रक द्रव्य। ठीक है, अब इतना हो गया, वैज्ञानिक क्लियर हो गया कि हाँ ये जो केंद्रक है उसके अंदर में भी द्रव्य भरा हुआ है। सबको बता दिए, बहुत खुश हो गए, हाँ हमने खोज कर लिया। अब क्या हुआ, अब इनकी जो जिज्ञासा है वो और ज्यादा बढ़ने लगी वैज्ञानिकों की। तब उन्होंने सोचा कि इस कोशिका के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स है अगर उनको एक एक करके निकाल दें तो इस कोशिका में कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो ये देखना चाहिए। तो इसके लिए अब वो क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे। क्या एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो कोशिका के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स थे उसमें से सब एक एक अंग को निकाल कर देखने लगे। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने लाइसोसोम को बाहर निकाला और लाइसोसोम को बाहर निकाल कर उन्होंने देखा कि अगर कोशिका में लाइसोसोम नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अगर लाइसोसोम को उन्होंने निकाला कोशिका से तो कोशिका में कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो लाइसोसोम है वो आत्महत्या की थैली है, साथ में ये साफ सफाई का काम भी करता है। अगर मान लो किसी ने कुछ अच्छे से एकदम आपको मार दिया, ठीक है, किसी ने बहुत तरीके से आपको मार दिया है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपकी बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती हैं। अब अपने जगह में वो मरी हुई पड़ी हुई हैं, तो ये लाइसोसोम ही जाता है और वहाँ पर अपने एंजाइम को छिड़कता है, तो जो मरी हुई कोशिकाएं हैं वो जल जाती है और वहाँ पर साफ हो जाता है। तो ये साफ सफाई का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। मतलब लाइसोसोम एक प्रकार का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, समझ आया, क्योंकि सबको मारते फिरता है। लाइसोसोम को ही सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। ये लाइसोसोम का काम है, जितनी कोशिकाएं मरेंगी उसको जलाएगा, उस जगह को साफ करेगा, इसलिए लाइसोसोम को सफाई कर्मचारी। अच्छा पता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी ने बहुत ही जोर से मार दिया आपको, तो बाकी कोशिका के साथ साथ ये लाइसोसोम भी घायल हो गया। अब क्या करें, लाइसोसोम ही तो सफाई कर्मचारी, वही तो साफ करने का काम करता है। अब लाइसोसोम ही घायल हो गया, लाइसोसोम ही मर गया, तब क्या होगा, एक जगह की सारी कोशिका के सारे ऑर्गन्स मर गए हैं, लाइसोसोम खुद मर गया है। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब देखेंगे जब कोई बहुत ज्यादा जोर से मारा जाता है तो वहां पर उस एरिया में पूरा काला पड़ जाता है। वो काला कब पड़ता है पता है, जब ये लाइसोसोम मरता है। तब आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे डॉक्टर साहब देखें यहाँ पर मेरा काला पड़ गया है, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है आपको, इसको गर्म पानी से सेकिए, यही बोलता है ना, गर्म पानी से सेकिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही आप घर जा करके उस जगह को गर्म पानी से सेकते हैं तो शरीर के अंदर में एकदम चट चट की आवाज आती है। तो जब ये चट चट की आवाज आती है ना, तो अगल बगल की जो और कोशिकाएं हैं वो अपने घर से निकलकर झांकने आती है, अरे क्या हो गया, क्या आवाज आ रहा है, ऐसे कर झांकने आती है, वो देखने आती है कि क्या हो गया इसके घर में, क्या आवाज आ रहा है। जैसे अभी भी हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे पड़ोसी के यहाँ कुछ होगा, लोग देखने आते हैं ना, क्या हल्ला हो रहा है इसके यहाँ, कैसे पुलिस आई है, क्या हो गया, कैसे एम्बुलेंस है, सब देखने आते हैं। वैसे ही अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं वो झांकने आती हैं कि इसके यहाँ क्या हो गया, कैसे चट चट का आवाज आ रहा है। तब जब अगल बगल की कोशिकाएं देखने आती है ना, तब वो देखते हैं कि अरे रे 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 ये तो सबके सब मर गए हैं। तब अगल बगल की कोशिकाओं का जो लाइसोसोम होता है वो अपने में से थोड़ा थोड़ा एंजाइम उस जगह पे खींच देता है, जैसे कि जितनी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी जल जाती हैं और वो घर जो है फिर से साफ हो जाता है। क्लियर है? तो ये होता है लाइसोसोम के साथ। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि अगर एक कोशिका में से लाइसोसोम को निकाल दें तो क्या होगा, सफाई कर्मचारी है, होगा कुछ नहीं, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं वो आती हैं और थोड़ा थोड़ा अपने में से लाइसोसोम को छिड़क देती हैं, वो फिर से साफ हो जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को निकालने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया को निकालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब एक एक ऑर्गन्स को निकाल कर देखते गए, किसी के निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब न्यूक्लियस को निकाला गया
ठीक है। कोशिका में से जब न्यूक्लियस को निकाला गया तब फर्क पड़ा। कैसे फर्क पड़ा? ये जो न्यूक्लियस है ये क्या काम करता है? ये कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ऑर्डर देने का काम करता है। तो जब न्यूक्लियस ही बाहर आ गया तो बाकी जितने भी ऑर्गन्स, उसको ऑर्डर कौन देगा? अब कोई ऑर्डर ही नहीं दे रहा उसको कुछ करने के लिए, तो सब खाली पीले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, सब आराम से एकदम चैन से बैठे हुए हैं, तो कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो ये फर्क पड़ता है न्यूक्लियस के निकल जाने से, केंद्रक के निकल जाने से। अब देखो ये क्लियर हो गया कि बाकी ऑर्गन्स तो नहीं, लेकिन न्यूक्लियस के निकल जाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब क्या हुआ? अब जो वैज्ञानिक इतना प्रपंच कर रहे थे, अब उनको ये पता चल गया, फिर एक नया मुद्दा निकल गया उनके सामने। मुद्दा ये निकल गया कि कोशिका में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा हुआ? ठीक है, तो दो लोगों के ऊपर जाकर के बात रुक गई, एक तो न्यूक्लियस और एक माइटोकॉन्ड्रिया। किसी का कहना है कि जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो ऑर्गन्स को काम करने के लिए ऑर्डर कौन देगा, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो तुम्हारे बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो कैसे होगा? ठीक है, मतलब मुद्दा दो लोगों के ऊपर जाके रुक गया। एक बोल रहा है न्यूक्लियस केंद्रक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी एक उससे भी 1.5 आना जो वैज्ञानिक है वो आ गया। ठीक है, 1.5 एडवांस है ये आया। इसने क्या किया, एक पाइप लिया और उस पाइप से इस कोशिका में जो जीव द्रव्य भरा हुआ है ना, सॉरी जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये कोशिका के अंदर में जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, उसको एक पाइप से पूरा खींच लिया कोशिका द्रव्य को। अब बताओ क्या होगा? जब कोशिका द्रव्य को खींच लेगा कोशिका से तो फिर सारे के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से टकराएंगे, सारे के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से टकराने लगे, जो लाइसोसोम है वो भी टकराने लगा, और उसके बाद फिर उसका जो एंजाइम है वो फट गया, सब के सब मर गए। ये हुआ। ठीक है, मतलब ये बताने के लिए था कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा इसमें? कोशिका द्रव्य होगा, क्योंकि जब तक कोशिका द्रव्य है तभी तक सब अपना अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जब कोशिका द्रव्य ही नहीं रहेगा तो कोई 1 मिनट के लिए नहीं रुक सकता, आपस में सब टकराएंगे, सब मर जाएंगे। ठीक, लेकिन देखो जब कोशिका द्रव्य को खींचे ना तो सारे ऑर्गन्स मर गए, लेकिन न्यूक्लियस बच गया। बताओ क्यों? न्यूक्लियस क्यों बचा? हाँ, न्यूक्लियस इसलिए बचा क्योंकि केंद्रक के पास अपना एक अलग से द्रव्य है ना। न्यूक्लियस के पास तो न्यूक्लियो क्या है? केंद्रिका। केंद्रिका के पास तो अपना अलग से केंद्रिका द्रव्य है ना, जिसको क्या कहा जाता है? कोशिका में जो द्रव्य रहता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक में जो द्रव्य होता है उसको क्या कहते हैं? उसको केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका को साइटो कहते हैं तो द्रव्य को साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं तो इसका जो द्रव्य है उसको न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है। तो देखो कोशिका द्रव्य निकालने से बाकी ऑर्गन्स जो एक दूसरे से टकराकर मर गए, लेकिन केंद्रक बच गया क्योंकि केंद्रक के पास अपना केंद्रिका द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्मा है, इस वजह से वो बच जाता है। अब यहाँ पर फिर से एक मुद्दा उठा वैज्ञानिकों के बीच में, तो ऐसे में कोशिका द्रव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है या न्यूक्लियोप्लाज्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब कोशिका द्रव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है या केंद्रिका द्रव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तब ये लोग सारे वैज्ञानिक मिलकर ये डिसाइड किए कि अगर कोशिका द्रव्य की बात करें तो बिना कोशिका द्रव्य के एक भी कोशिका नहीं जी सकता, एक भी ऑर्गन्स नहीं जी सकते। लेकिन अगर केंद्रिका द्रव्य की बात करें तो अगर केंद्रिका द्रव्य नहीं होगा तो फिर केंद्रक भी नहीं रह सकता, और जब केंद्रक नहीं होगा तो बाकी ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। मतलब ओवरऑल ये डिसाइड हुआ कि कोशिका द्रव्य भी इंपॉर्टेंट है और केंद्रिका द्रव्य भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में डिसाइड ये हुआ। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य इन दोनों को आपस में मिला करके एक द्रव्य बना दिया और उस द्रव्य को नाम दिया गया जीव द्रव्य। समझ आया? देखिए मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ। देखो ये है हमारा कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये क्या है? कोशिका द्रव्य। और यहाँ पर है हमारा केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, क्योंकि केंद्रक में होता है केंद्रिका द्रव्य। और ये क्या है? कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका द्रव्य। और ये है हमारा केंद्रिका द्रव्य।
अब डिसाइड ये हुआ कि कोशिका द्रव्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोशिका द्रव्य नहीं रहेगा तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में पड़ करके क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी। केंद्रिका द्रव्य भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्रिका द्रव्य नहीं रहेगा तो ये केंद्रक ही नहीं रहेगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर में जितने भी DNA RNA पाए जाते हैं आपस में टकरा कर मर जाएंगे, तो केंद्रक कहाँ से बचेगा। और जब ये केंद्रक ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर जितने भी जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑर्डर कौन देगा कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। मतलब ओवरऑल ये डिसाइड हुआ कि ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कोशिका द्रव्य भी इम्पॉर्टेंट है और केंद्रिका द्रव्य भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों को एक साथ मिला करके एक द्रव्य बनाया गया और उस द्रव्य को कहा गया जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मा। तो कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा। केंद्रिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। और वैसे ही जो जीव द्रव्य है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। अगर क्वेश्चन में आया कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे आंसर में, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि प्रोटोप्लाज्मा किससे किससे मिलकर के बना होता है या प्रोटोप्लाज्मा के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक तो कोशिका द्रव्य, एक केंद्रिका द्रव्य। इन दोनों से मिलकर ही प्रोटोप्लाज्मा बना होता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, वेरी गुड। आगे देख लेते हैं। अब देखो कोशिका तक तो ठीक है ना, कोशिका समझ आ गया, लेकिन कोशिका में ही कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका जगह फिक्स नहीं होता है। समझ रहे हैं, एक ही जगह पर वो फिक्स नहीं रहते हैं, वो मूविंग करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, एक जगह में फिक्स नहीं बैठते। फॉर एग्जाम्पल जो मेल्स का स्पर्म होता है वो एक जगह नहीं रहता है, वो अपना स्थान चेंज करते रहता है, मतलब वो गति करते रहता है, मूविंग करते रहता है। तो वो कोशिका जो गति करती है, ठीक है, वो कोशिका जो गति करती है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें सिलिया और फ्लेजला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिया और फ्लेजला। क्वेश्चन में आपका आ जाएगा कि सिलिया और फ्लेजला कहाँ पाई जाती है, तो आपको आंसर लेना है सिलिया और फ्लेजला सिर्फ उसी कोशिका में पाई जाती है जो मूविंग करती है, जो गति करती है। देखो फीमेल का जो ओवम रहता है वो गति नहीं करता, ठीक है, उसका स्थान फिक्स रहता है, लेकिन मेल का जो स्पर्म होता है वो गति करता है। इसी कारण से मेल के स्पर्म में सिलिया और फ्लेजला पाई जाती है। वो समस्त कोशिका जो गति करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, उन सभी में सिलिया और फ्लेजला पाया जाता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, सिलिया बड़ा है या फ्लेजला बड़ा है, तो फ्लेजला बड़ा है। फ्लेजला बड़ा है और सिलिया उससे छोटी है। कैसे याद रखेंगे, तो देखो फ्लेजला F से शुरू हो रहा है ना, और सिलिया S से शुरू हो रहा है। अल्फाबेट में कौन सबसे पहले आता है, F या S? F पहले आता है ना, तो जो पहले आता है वो बड़ा हो गया और जो बाद में आता है वो छोटा हो गया। क्लियर, तो फ्लैजला बड़ा होता है, सिलिया छोटा होता है। याद रहेगा, क्वेश्चन में घुमाकर पूछ देगा कि किस में फ्लेजला और सिलिया नहीं पाया जाता, तो आपको बताना है कि जिन कोशिकाओं में या जिन कोशिकाओं का स्थान फिक्स होता है, जो मूविंग नहीं करती, जो गति नहीं करती, जो गति विहीन कोशिका होती हैं, उनमें सिलिया और फ्लेजला नहीं पाया जाता। सिर्फ जो गति करती हैं उनमें पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया मेल का जो स्पर्म होता है, ये जो है गति करती हैं, इसी कारण से इनमें सिलिया और फ्लेजला दोनों पाया जाता है। क्लियर है। अब बहुत टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से हमको पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दे देगा कि लाइसोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भाई लाइसोसोम तो सब जगह पाया जाता है, हमारे हड्डी में पाया जाता है, हमारे चमड़े में पाया जाता है, हमारे मांस में पाया जाता है, तो फिर लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता। याद रखेंगे, लाइसोसोम हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता। ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है RBC, यही होता है, और RBC में ही
लाइसोसोम नहीं पाया जाता। देखो मैंने क्या बताया, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सफाई कर्मचारी कहा जाता है, वो साफ सफाई का काम करता है। और ये जो आरबीसी है इसका एक फिक्स टाइम है 120 दिन। 120 दिन में इस आरबीसी को खराब होना ही रहता है। हर 120 दिन में आरबीसी को खराब होना ही पड़ता है। लेकिन अब ये खराब हो गया, अब इसको साफ कौन करेगा, क्योंकि जो साफ करता है लाइसोसोम वो तो आरबीसी में पाया ही नहीं जाता है। तब अब इसको कौन साफ करेगा, क्योंकि लाइसोसोम ही तो सफाई कर्मचारी है जो कि ब्लड में पाया ही नहीं जाता, आरबीसी में पाया ही नहीं जाता। और ये भी फिक्स है कि आरबीसी 120 दिन में खराब होगा ही होगा। अब बताओ, जब आरबीसी 120 दिन में खराब होगा ही होगा तो उसको साफ कौन करे, जबकि उसमें लाइसोसोम तो पाया ही नहीं जा रहा है। तब क्या होता है ना, ये जो ब्लड है, जो आरबीसी है, उसमें जो जब ये खराब हो जाता है तो उसको छानने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक छन्नी होती है। क्या होती है, छन्नी होती है। लाइसोसोम नहीं साफ करता ब्लड को, याद रखेंगे, क्योंकि ब्लड में लाइसोसोम ही नहीं पाया जाता। ब्लड को साफ करने के लिए एक छन्नी लगी होती है। इस छन्नी को क्या कहते हैं, इस छन्नी को कहते हैं प्लीहा। क्या कहा जाता है, प्लीहा या फिर पीलीहा। ठीक है, प्लीहा या फिर प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। हिंदी में इसको प्लीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लीहा या फिर पीलीहा, जो भी बोलना चाहो, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्प्लीन। यही जो स्प्लीन है ये क्या करता है, आरबीसी को साफ करने का काम करता है। साफ करने से जो खराब आरबीसी है उसको खत्म करने का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसी कारण से ये जो स्प्लीन है इसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्वेश्चन में आ जाएगा, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है या फिर स्प्लीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, समझ आया, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो साफ कौन करेगा, तो साफ करने के लिए एक छन्नी लगी होती है और उसी छन्नी को क्या कहा जाता है, स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा कहा जाता है। ठीक है, जो कि आरबीसी का जो खराब हो चुका है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। याद रहेगा, तो आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। और ये क्या बोलते हैं, सिलिया और फ्लेजला किस में पाया जाता है, सिलिया और फ्लेजला उसी कोशिका में पाया जाता है जो गति करती हैं, जो मूविंग करती हैं। देखो ये जो सिलिया और फ्लेजा है ना, ये कोशिका के बाहर कुछ बालनुमा संरचना होती है। जैसे ये कोशिका है ना, तो इस प्रकार से बालनुमा संरचना होती है। और यही जो बालनुमा संरचना है ना, इसी को क्या कहा जाता है, सिलिया या फ्लेजला कहा जाता है। ये जो बालनुमा संरचना है ना, वो हेल्प करता है कोशिका का एक जगह से दूसरे जगह गति करने में। इसी कारण से उसमें बालनुमा संरचना पाई जाती है। मगर क्या बोलना चाहिए, एक प्रकार का ये शर्त है कि सिर्फ उसी में पाया जाएगा जो गति करेगा, सिर्फ उसी कोशिका में पाया जाएगा जो मूविंग करेगा। जो मूविंग नहीं करेगा उसमें सिलिया और फ्लेजला नहीं पाया जाता। तो समझ आया, सिलिया और फ्लेजला होता क्या चीज़ है, एक कोशिका के बाहर में बालनुमा संरचना होती है जो कि मदद करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने में। किसका, सिलिया और फ्लेजला। याद रहेगा, जो मनुष्य हैं, जो मेल हैं, उनका स्पर्म इसका एक बहुत ही बेहतरीन क्या है, एग्जाम्पल है। इससे आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ ये याद रखेंगे कि जो मादा होती है ना, उसका जो ओवम होता है वो फिक्स होता है, वो गति नहीं करता है। गति क्या करता है, जो मेल का स्पर्म है वो गति करता है। कैसे करता है, क्योंकि बालनुमा संरचना से करता है। बालनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, सिलिया और फ्लेजला कहा जाता है। सिलिया बड़ा है कि फ्लेजला बड़ा है, तो फ्लेजला बड़ा है। कैसे याद रखेंगे, तो तुरंत आप वहाँ पर बना दीजिए, एफ पहले आता है, इस कारण से अल्फाबेट में एफ ही बड़ा है, एस बाद में आता है, इस कारण से एस छोटा है। किस में पाया जाता है, सिर्फ मूविंग ऑर्गन्स में, सिर्फ मूविंग सेल में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आत्महत्या की थैली किसे कही जाती है, लाइसोसोम को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, प्लीहा या फिर स्प्लीन कहा जाता है। इस प्रकार से जो कोशिका का ऑर्गन्स वाला पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोशिका अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है।
जो कोशिका का चैप्टर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये टॉपिक खत्म हुई है, अभी कोशिका में बहुत सारा कुछ पढ़ना है। ठीक, तो इसी कारण से मेरे साथ साथ पढ़ते चलेंगे बिना वीडियो को स्किप किए, साथ में पढ़ते चलेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझते चलेंगे और सारा सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते चलेंगे ताकि आपका प्रिपेयर बेहतर तरीके से हो सके। अच्छा, जो बच्चे कोरबा के आसपास रहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चे ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं वो आकर के एडमिशन ले सकते हैं, और जो बच्चे लाइव क्लास हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल उसके थ्रू या फिर स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा उस पर डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा ये है कि लाइव क्लास बिल्कुल आपको उसका चार्ज पे नहीं करना है, आपके लाइव क्लास फ्री रखी गई है। ठीक है, ये आपका फ़ायदा है, आप चाहें तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, सजेशन हो वो भी आप चैट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। क्लियर? तब तक के लिए अगेन थैंक यू सो मच।